अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं WT न्यूज़। मैं हूं शयान अब्बासी। पाकिस्तानी सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल है। इलेक्शन के हवाले से चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होते हैं या नहीं होते। इसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA-63, साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP-19 जनाब सैयद हैदर शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। सियासी सूरत हाल आपके सामने है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जमात को क्रश किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने सुनने वाले हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्टार हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। 1992 तक या 1996 तक वो जब सियासत में नहीं आए थे तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो काबिल कबूल और एक समझे कि वो एक सुपरस्टार थे। जब वो सियासत में आए तो उन्होंने जो आगे अपने दावे किए हैं कि मैं किसी करप्ट को साथ नहीं लूँगा, मैं लोटे नहीं लूँगा, इलेक्टेबल्स नहीं लूँगा, ये करप्शन नहीं होगी, मरूसियत नहीं होगी, बला बला बला, उससे बहुत सारे नौजवान जो है मुतासर हुए हैं। थोड़ी सी लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जवाब इसमें आ जाएगा। तो उसमें जब 97 में वो पार्टी शुरू हुई है तो 2009 में हमारे दिमाग में भी ये बात क्लिक कर गई है कि ये ही वो बंदा है जो इन दो पार्टियों से जान छुड़ाएगा पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये बंदा खुद करप्ट नहीं है जिस तरह बार बार दावा भी किया जाता है। लेकिन जैसे वक्त चलता गया, वक्त बदलता गया, 2013 के इलेक्शन में 35 सीट और 2018 के इलेक्शन में 115 सीट जनरल उन्होंने जीती। उसके बाद उन्होंने हुकूमत बनाई और जो 115 जीती हैं उसमें से आप एवरेज निकाल लें तो मेरे ख्याल है वो 80% वो लोटे हैं, 80% वो इलेक्टेबल्स हैं या 80% वो शापर हैं, जो भी आप उनको नाम दे दें। वो जो पीपल्स पार्टी, काफ लीग, नून लीग, मुशर्रफ लीग और पता नहीं किस किस लीग से होकर वहाँ तक पहुँचे हैं। अब जब वो बंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं पंछी, या आप ऐसे कह लें कि वापस बुलाए जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता पार्टी क्रश की जा रही है, पार्टी को उसके एक्चुअल साइज पे वापस लेके आया जा रहा है। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 14 मई को इलेक्शन किए जाएँ, चूँकि आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने लाजमी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना नहीं जा रहा। देखें, हमारे आइन में बहुत ज़्यादा सिकम पाए जाते हैं। वहाँ पे लिखा तो हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि ना होंगे तो उसके बाद क्या होगा। दूसरी चीज़, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ अपने इख्तियारात हैं लेकिन महदूद हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हर इदारा अपने लामहदूद इख्तियारात को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जंग का माहौल बन जाता है। यानी कि जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो अदलिया इस्तेमाल कर रही है, अदलिया का इस्तेमाल जो है वो पार्लियामेंट इस्तेमाल कर रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है। अब जो 90 दिन वाली बात है, अगर बीइंग अ पाकिस्तानी हम सोचें, किसी भी पार्टी की एफिलिएशन के बगैर आप देखें वो कौन सी मजबूरी थी जिसने असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवाई हैं? क्या वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल था? सिर्फ एक सवाल के जवाब पे आपको जवाब मिल जाएगा। अगर असम्बलियाँ डिज़ाल्व करना वक्त से पहले फेवरेबल था तो फिर इलेक्शन होने चाहिए थे। अगर फेवरेबल नहीं था, सिर्फ अपने अरूज को देख के कि आज मैं बड़े अरूज के पीक पे हूँ तो मैं आज बड़े सीटें ले लूँगा, मैं असम्बली डिज़ाल्व करके अपनी मर्जी के इलेक्शन करवा, वो तो सर ये है कि वज़ीर आला के पास इख्तियार है कि वो जब चाहे असम्बली डिज़ाल्व कर सकते हैं, तो उस लिहाज से वो कह रहे हैं ये तो हमने आइनी इक़दाम किया है। मैं वही कि आप चेक करना कि उनकी जो इंटेंशंस हैं वो इंटेंशंस क्या हैं। क्या वो इंटेंशंस पाकिस्तान के लिए हैं या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए हैं? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है। मैं किसी एक जमात को टारगेट नहीं करता, मेरी आदत नहीं है कि मैं सिर्फ एक को टारगेट करूं। आप जिस सियासी जमात को देख लें, PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, जितनी जमातें पाकिस्तान की हैं, उनके वर्कर अपने लीडर को मबूद बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उसकी गलत बात को डिफेंड करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लीडर की गलत बात को गलत कहें ताकि लीडर अपने अंदर इस्लाह पैदा करे। अब इमरान खान साहब को लोगों ने जो देवता का दर्जा दिया हुआ है तो वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल कंप्लीट एक शख्स हूँ, मेरे अंदर बेहतरी की गुंजाइश बाकी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला का इख्तियार है, बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन उसकी वजह क्या थी? क्या उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तरक्की करेगा या उसकी वजह ये थी कि तरीके इंसाफ को सीटें ज़्यादा मिलेंगी? अब इस सवाल के जवाब में आप देखें कि जब 17 अगस्त को असम्बली डिज़ाल्व हो रही है, आप भी माशाल्लाह इस चीज़ को समझते हैं, आपकी फील्ड है कि एक दफ़ा इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में या बार बार होने चाहिए, तो आप कहेंगे एक दफ़ा होने चाहिए, तो वो एक दफ़ा इलेक्शन की डेट 10 अक्टूबर बनती है।
10 अक्टूबर से जब ये आगे जाएंगे तो मैं समझता हूँ तब गैर आईनी अमल स्टार्ट होगा। ये मेरी अपनी राय है, शायद आप इससे इत्तेफाक न करें, आड़ी से इत्तेफाक न करें, लेकिन जिस दिन कौमी असम्बली डिज़ाल्व होगी उसके 3 महीने के अंदर इलेक्शन लाजमी होंगे और इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अगर ना हुए तो फिर गैर आईनी काम होगा। पाकिस्तान की अगर सियासी हिस्ट्री देखें तो यहाँ इलेक्शन से पहले जमातें बनाई भी जाती हैं और जमातें तोड़ी भी जाती हैं। मौजूदा देख लें तो इस्तेकाम पाकिस्तान एक जमात बनाई गई है। क्या आप समझते हैं कि वोटर उसे वोट देगा, वो पाकिस्तान में इस्तेकाम ला सकेगी? हमें पाकिस्तान नाम तो बहुत अच्छा है जी, हमेशा हमें एक वो लॉलीपॉप दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे नाम दिखाए जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान दिखाए जाते हैं कि वोटर अट्रैक्ट हो। जहाँ तक बात है वो इस्तेकाम ला पाएंगे या नहीं, इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। जहाँ तक ये बात है कि वो वोटर को अपनी तरफ माइल कर सकेंगे या नहीं, तो डेफिनेटली जितने पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स हैं या शापर हैं उनके पास 30,000, 20,000, 50,000 वोट हैं। मैं स्पेशली अगर नाम लूँ फ़खर इमाम साहब का, वो खानेवाल से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं आज़ाद हैसियत में। उनको मैं लोटा इसलिए नहीं गर्दानता हूँ कि वो लड़ते ही आज़ाद इलेक्शन है। आज़ाद इलेक्शन लड़ के उन्होंने 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को हराया है, नून लीग को हराया है। जहाँ पे नून लीग 90,000 और तहरीक इंसाफ 85,000 वोट ले रही है, उस शख्सियत ने 1 लाख वोट लिए हैं। अब ये उसकी ज़ात के वोट हैं। आप अगर जानव में आ जाए तो फ़खर जो मखदूम फैसल साले याद हैं उनकी ज़ात की वोट है। अटक में आ जाए तो मेजर ताहिर साहब की वोट है। लोग मेजर ताहिर को वोट देना चाहते हैं, मेजर ताहिर जिस मर्जी पार्टी में जाएगा। ये एक अलमिया भी है और ये एक पाकिस्तान का सेटबैक भी है कि पार्टियाँ मजबूत नहीं हुई, शख्सियात मजबूत हुई हैं। आज अगर आप NA-63 की बात करें, शायद अगला सवाल भी आपका इसी से रिलेटेड हो, अगर NA-63 की आप बात करें तो वो भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ पे तरीके इंसाफ का वोट कितना है और जो यहाँ से शख्सियत इलेक्ट होती रही है पीपल्स पार्टी के टिकट से, आवाम लीग के टिकट से, आज़ाद उम्मीदवार, उनका कितना यहाँ पे वेटेज है। तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि उनको वोटर लाजमी वोट देगा क्योंकि जो उनके पास उम्मीदवार उनकी अपनी वोट है। हर इलेक्शन से पहले ये इलेक्टेबल्स जो मुख्तलिफ हल्कों से जीतते हैं, 25-30 लोग, ये हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो मसाइल हैं मुल्क की, इनके यही ज़िम्मेदार शख्स हैं? जी बिल्कुल, जो आपने 25-30 के हैं, मैं समझता हूँ 50-60 अफराद हैं, उनमें से 40 से 45 लाजमी इलेक्ट होते हैं, 10-15 हार जाते हैं। वो भी ज़िम्मेदार है और उनको वोट देने वाले हम जैसे अवाम, सबसे बड़े ज़िम्मेदार अवाम हैं। अब एक बंदा कैंची के निशान पे आ रहा है, वही बंदा तहरीक इंसाफ के भले के निशान पे आ जाएगा, तीर के निशान पे आ जाएगा या शेर के निशान पे आ जाएगा। वो बंदा मेरे से उस तरफ अगर बैठा हुआ है तो बहुत बुरा है, अगर वो मेरे साथ आके बैठ गया तो बहुत अच्छा है। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पार्टियों की पॉलिसियों को नहीं, हमें पाकिस्तान की पॉलिसी को देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे ऊपर जाएगा। तो उसके लिए मैं आपके इस लाइव शो में आपके ऑनर आपको बताता हूँ कि जिस दिन मैं और आपको यहाँ पे मैं समझिए कि कोटा यूज़ कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब मैं और आप और तमाम पाकिस्तानी जो 14 करोड़ वोटर हैं वो मेरिट पे वोट देंगे। अब मेरिट से क्या मुराद है? मेरिट से मुराद ये है कि मुझे पता है जो मेरे सामने 10 उम्मीदवार बैठे हैं, इनमें से शयान सबसे अच्छा उम्मीदवार है। वो पढ़ा लिखा भी है, वो बाकिरदार भी है, उसको मसाइल का दराग भी है और उनका वो हल करना भी जानता है। और सबसे बड़ी बात है वो मेरी अप्रोच में भी है। विदाउट एनी हेजिटेशन मैं उनसे रब्ता कर सकता हूँ। मेरे से वो डायरेक्ट एक्सेस में है, ना कि 3-4 मुंशी रास्ते में हो और उसके ऊपर सेक्रेटरी साहब और उसके ऊपर हमारे उम्मीदवार साहब हों। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन अवाम ने मेरिट पे वोट देना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखेंगे पाकिस्तान की हकीकी तरक्की का सफ़र शुरू हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया क्या, और उसकी तरफ साथ ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास ख़जाने में पैसे नहीं हैं। क्या आप समझते हैं कि ये बजट पाकिस्तानी अवाम की हालत बेहतर करने के लिए कारआमद साबित होगा या नहीं? देखिए, जो बजट के दादोशुमार हैं वो इस तरह ही हो सकते हैं कि कुछ पैसे आपकी जेब में, कुछ मेरी जेब में। जो मेरी जेब में वो तो मेरे हैं, कुछ टाइम के लिए मैं आपसे उधार ले लूँगा, फिर दूसरे भाई से लेके आपको वापस कर दूँगा। तो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े होने दिया नहीं गया। पाकिस्तान के जो अपने सोर्सेज हैं, पाकिस्तान के जो अपने एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर थोड़ा सा उसको आप थोड़ा तफसील में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान अपने ही जो वसाइल हैं उनसे इस्तेफादा हासिल करे तो पाकिस्तान बजाय दरामदाद करने के वो चीज़ें बरामदाद कर सकता है। यानी आज पाकिस्तान गंदम इम्पोर्ट कर रहा है इस वक्त, जबकि दावा ये किया जाता है कि हम जो है ज़राअत में स्पेशलाइजेशन है हमारी, हम ज़राअत में बिल्कुल खुद कफील हैं, हम दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की बीसियों अशिया खाने पीने की हम इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि अगर ज़राअत पर तवज्जो दी जाए, जो सोसाइटीज़ बन रही है, हमारी जो लैंड है, जो हमारी ज़रखेज़ ज़मीन है, अगर आप टेक्सला के इर्द गिर्द देखें, चकरी रोड पर अगर आप चले जाएँ, लाहौर तक आप देखें, तो जो आपकी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं काबिल काश्त, वहाँ पर सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो ये एक अलमी है
लेकिन जो आपके लीडर हैं, जो आपके पार्टियों के बड़े बड़े हेड हैं, जिनको लोग मबूत बना के पूजते हैं, उनको देवता बना के उनकी पूजा करते हैं, उनके जहन में ये बात ही नहीं है कि आज हम स्टाफ लगाएं। आपका हमसाया इंडिया देख लें, वहाँ पे जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वहाँ पे सोसाइटी कामयाब वो बनने ही नहीं देते। वो कहते हैं इसको NOC जारी नहीं करना, लेकिन यहाँ पे अप्रोच करके आप कहते हैं कि मेरी जो अप्रोच है मैं वहाँ से NOC ले लूँगा। उससे होगा क्या कि ये जो आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है, अगर आप देखें आप इसको 1 लाख स्क्वायर फुट कह सकते हैं। आप इसको एक जहन में तसव्वुर करें, अगर इसमें से हमने 50,000 को ज़रख़ेज़ ज़मीन को हमने सोसाइटी बना कंक्रीट कर दी है, तो आपकी जो काबिल काश ज़मीन है वो ही ऑफ रह गई है। जब वो ऑफ रह गई है तो आपकी जो खाने पीने की किल्लत है वो तो होनी ही होनी है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास जो कमी है, आपके पास ऐसी क़यादत की कमी है कि जिस क़यादत को ये चीज़ पता हो कि हमने कौन से पैसे कहाँ लगाने हैं और किस तरह हमने अपने अवाम को रिलीफ देना है। अब पेट्रोल पे रिलीफ अगर आप देखें तो आज जो पाकिस्तान में रेट होना चाहिए पेट्रोल का, अगर आप सारे टैक्सेस लगा लें, लेवी भी लगा लें, आप उसमें तमाम चीज़ें अगर शामिल कर लें तो बहुत मैक्सिमम 220 रुपये रेट बनता है। आज भी आप 262 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, और पेट्रोल फ्री किसको दिया जा रहा है? वज़ीर को, मशीर को, जज को, AC को, DC को, SDO को, वापडा के, गैस के, और जितने 18+ ऊपर आपके 18 स्केल से ऊपर हैं सबको गाड़ियाँ फ्री मिली हुई हैं, उनके घरों के रेंट नहीं है। एक जज आपको 15 लाख रुपए में पड़ रहा है। अगर मेरे पे कुफर का फतवा ना लग जाए तो मैं तो डरता हूँ इन बातों से कि एक जज 15 लाख रुपए में आपको पड़ रहा है, जबकि एक पेश इमाम जो पेश नमाज है वो 15,000 लेके अपने मोटरसाइकिल में खुद पेट्रोल डलवा रहा है। लेकिन जज 15 लाख रुपए लेके भी सरकारी गाड़ी में सरकार के पैसों से पेट्रोल डलवाता है और सरकारी एहलकार वो गाड़ी चला रहा होता है। तो मुझे बताएं कि हम बजट को सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा और क्या समझ सकते हैं कि जिस मुल्क में अशराफिया के लिए मरात ही मरात है और गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी वहाँ पे समझे कि इतना दुश्वार हो गया है कि उसकी जान चली जाती है रोटी के असूल में। तो मैं समझता हूँ कि बजट सिर्फ अदाद-ओ-शुमार का एक गोरख धंधा है जो बड़े लोगों के लिए उसमें सहूलियात हैं, और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जो हकीकी पाकिस्तान के वारिस हैं। हकीकी पाकिस्तान के वारिस मैंने इसलिए कहा है कि 90% लोग जो हैं वो आपके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनको अपने हकूक़ का पता ही नहीं या उनको पता लगना दिया गया ही नहीं कि वो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करें। उनको आटे चक्की दाल के चावल में चक्कर में फंसा दिया गया है, अब वो बेचारे उसमें घूम रहे हैं। तो ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए तोहफ़ा है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? क्या आप समझते हैं कि ये तमाम जमातें इसके ज़िम्मेदार हैं, और ये हल किस तरह होगा? ये तमाम जमातें मिलकर इसको हल कर सकती हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया जी आपने, और ये सवाल मैं समझता हूँ कि हर जगह होना चाहिए और हर उम्मीदवार से, हर पार्टी से सवाल होना चाहिए। ये तमाम पार्टियाँ अशराफिया की पार्टियाँ हैं। मैं दलील देता हूँ आपको कि जो बंदा MNA का उम्मीदवार है या MPA का उम्मीदवार है वो 1.5 से 3 करोड़ रुपया देता है टिकट के लिए। ये भी आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर वो हैं जो आप TV में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द सीन है वो इससे भी ज़्यादा है। तो जो बंदा 1.5-2 करोड़ रुपया दे के टिकट लेता है, विनिंग हॉर्स बनता है, पार्टी का टिकट लेता है जो बड़ी पार्टी होती है। अब मुझे बताएं, जब वो हुकूमत में पार्टी आएगी या उसके हाथ में पैसे आएंगे तो पहले वो अपने पैसे पूरे करेगा, फिर वो उसके साथ अपना वो देखेगा मैंने 1.5 लगाया तो 1.5 तो मुझे कमाना चाहिए इसके साथ, तो वो 3-4 करोड़ की पहले मार दाड़ करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये निज़ाम, जिस निज़ाम के तहत आप वोट डाल रहे हैं कि पराठों में बंदा आया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे जैसा कोई आप जैसा अगर बंदा GLI XLI में आ गया या मेरान में आ गया है या मोटरसाइकिल में आ गया है तो उसे हम ठीक तरह सलाम भी नहीं करते हैं। ये हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं, ये हमारे बड़ों ने हमारे जहन में बातें फिट कर दी हैं। ये तगड़े लोग हैं, इन तगड़े लोगों को वोट देनी है। आज अगर आप नौजवान से पूछे तो क्या कहेगा? मैं इमरान खान को वोट दूंगा, मैं जरदारी साहब को वोट दूंगा, मैं नवाज शरीफ को। भाई अगर जरदारी साहब आपको जानते हैं ना, आप उनको ज़रूर वोट दें। आपकी उन तक अप्रोच है, आप उनको ज़रूर वोट दें। आप अपने मसाइल उनको बता सकते हैं, उनको ज़रूर वोट दें। फिर सेकंड थिंग इज कि 272 हल्कों से इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ना, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब ने नहीं लड़ना, आप जैसे मैं जैसे बंदों ने लड़ना है। तो जब मुझे पता है कि शयान मेरे राब्ते में है, भट्ट साहब मेरे राब्ते में है, तो मैं क्यों ना उन बंदों के साथ अपना राब्ता बढ़ाऊं, उनको वोट दूं जो कल मुझे मिल सकते हैं। मेरे छोटे छोटे जो मसाइल हैं, मेरी गली मले के मसाइल हैं, मेरे शहर के मसाइल हैं, गर्ल्स कॉलेज का मसला है, हैवी ट्रैफिक का मसला है, मैं उस बंदे के साथ चलूंगा जो बंदा मुझे कल पहुंचेगा मेरे मसले पे, ना कि वो बंदे जो विजिट पे मेरे शहर पे आते हैं 3 महीनों बाद 4 महीनों बाद एक दफ़ा आते हैं और उसके बाद वो अपनी बड़ी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और हम पीछे तालियां बजा रहे होते हैं कि मेरे घर दुआ करने वो आ गए हैं। ये हमारा जो मयार है, क्या मयार है? पसंद ना पसंद, दड़ा बरादरी। हम लोग मेरिट की धज्जियाँ खुद उड़ाते हैं। हम लोग यानी अवाम, हम लोग अवाम जिस दिन अशराफिया का बाइकाट करेंगे और अपने को गिल सोचेंगे
आप देख लें अशराफिया पीपल्स पार्टी में हो, नून लीग में हो, तहरीक इंसाफ में हो, उनके आपस में अच्छे मरासम होते हैं, जबकि अवाम उनके लिए नाराज़ होकर बैठी होती है, अपने सगे भाइयों से नाराज़ होकर बैठी होती है। तो हमें अपनी क्लास के लिए सोचना चाहिए जहाँ पे क्लास डिफरेंस ना हो। ये बात मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि क्लास डिफरेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे आपके मसाइल कभी हल नहीं होंगे। जब आप में से, मेरे में से एक नुमाइंदा असम्बली में जाएगा, वो वज़ीर बनेगा, वो वज़ीर आज़म बनेगा, उस दिन पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। चूँकि आप PP19 और NA 63 से कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो कौन से बड़े मसाइल हैं जो इस शहर को दरपेश हैं और इन मसाइल का हल क्या है? जी बिल्कुल, ये एक उम्मीदवार को पता होना चाहिए और उसके मंशूर में चीज़ें शामिल होनी चाहिए। इस टाइम अगर आप तहसील टेक्सला को देखें और टेक्सला शहर को अगर आप देखें, क्योंकि दोनों तरफ कंटोनमेंट बढ़ते जा रहे हैं और शहर सुकड़ के छोटा सा रह गया है। उस छोटे से शहर में 2 रोड हैं आपके, दोनों बैन सूबाई रोड हैं। तो वो अगर आप रोड देखें तो अगर आप दिन के टाइम जाएंगे, सुबह के टाइम जाएंगे, शाम को जाएंगे, रात को जाएंगे, आपको वहाँ पे ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। उसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक हैवी ट्रैफिक की गैर कानूनी जो वहाँ पे आमदोरफ्त जारी है, गैर कानूनी मैंने इसलिए कहा है उनकी टाइमिंग है। पूरे पाकिस्तान में टाइम औकातकार निज़ाम-उल-औकात तय हैं कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक या 5 बजे तक बड़ी गाड़ी शहर में इंटर हो सकती है, उसके बाद पूरा दिन गाड़ी इंटर नहीं होगी। दूसरी चीज़ है वहाँ पर तजावुज़ात। हर दुकानदार ने अपने दुकान से बाहर 20 फुट आगे जाके बैठा हुआ, शायद फरिश्ता जो रिज़्क देने वाले वो बाहर आकर रिज़्क देता है। मेरे भाई वो रिस्क आपको दुकान में दे के जाएगा, आपका जो लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। तो ये सबसे बड़े 2 मसले हैं कि जो आपकी ट्रैफिक को मुतासर करते हैं। इसके बाद और जो इनका हल है, इनका हाल यही है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब टेक्सला में आते हैं वो सियासी बुनियादों पे यहाँ पे डेपुटेशन होती है उनकी, उनको जाके ये बताया जाए, अगर वो नहीं करते तो फिर डीसी के पास और फिर कमिश्नर साहब के पास और फिर इस तरह चीफ सेक्रेटरी के पास, और अगर फिर वहाँ से भी ना हो तो फिर टेक कोर्ट में जाके और फिर हाई कोर्ट में जाके रेड करेंगे। इंशाल्लाह हमारे ये दस्तूर में शामिल है, इंशाल्लाह हम करेंगे। दूसरा मसला, टेक्सला शहर में गर्ल्स कॉलेज नहीं है। जो गर्ल्स कॉलेज शहर के वस्त में था जहाँ गरीब की बच्ची पढ़ती थी, क्योंकि आपको पता है जो सरकारी कॉलेज और स्कूल होते हैं वहाँ पे अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ वो उस कॉलेज को उठा के टेक्सला रत्ताशाह चौक जो कैंटोनमेंट की हद है और वहाँ से इस्लामाबाद शुरू होता है, वो रत्ताशाह चौक GT रोड के ऊपर वहाँ पे उसको कॉलेज को बनाया गया है जानबूझ के। अब वहाँ पे अगर गरीब की बच्ची जाएगी वो 5,000 रुपया कैरी को या किसी ऐसी गाड़ी को दे के जाएगी जो गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट पे लगी होती है, पूरा महीना बच्चों को लेके जाती है। तो अगर वो गरीब 5,000 रुपये फीस देगा और 55,000 रुपये साथ वो 11 महीनों को गाड़ी का किराया दे देगा, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस कॉलेज का। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि अगर वो कॉलेज वहाँ पे कायम रहता है तो ठीक है, उसके साथ हम एक गर्ल्स कॉलेज टेक्सला शहर के लिए मंजूर करवाएंगे। इसके साथ साथ टेक्सला पूरे शहर में आप अगर देखा हो शहर को आपने, तो एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब मलिक तैमूर साहब वज़ीर बने, वज़ीर खेल बने, तो उनके पास भी हम यही लेके हैं कि आप यहाँ पे आके टेक्सला शहर का विजिट करें, जगह हम आपको बताएंगे, आप वो जगह एलोकेट करके वहाँ पे आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएं, ताकि मेरे शहर के जो बच्चे हैं, मेरे शहर के बच्चों को खेल के मौके मिले और मनशियात की तरफ राग़िब ना हो। आज बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मनशियात की तरफ बच्चे राग़िब हो गए, यूनिवर्सिटी में मनशियात चल रही हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है जो हमारे टेक्सला शहर की चारों तरफ फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी सरकारी, वहाँ पे कोटा नहीं है। आप इस चीज़ से आगाह हैं कि जो भी फैक्ट्री बनती है वहाँ पे लोकल अफराद का कोटा होता है, चाहे वो 10% हो चाहे 20% हो, लेकिन यहाँ पे मर्द के साथ हमारा 1% कोटा भी नहीं है। इसी तरह टेक्सला शहर में एक ओवरहेड ब्रिज जो जिस तरह आप बरकाऊ में देखें तो बन रहा है, जिस तरह पिंडी में बना हुआ है मेट्रो स्टेशन वाला, 3 किलोमीटर का एक ब्रिज बनता है टेक्सला चौक से लेकर शहबाज टाउन तक, नहर स्टॉप तक। आपके ट्रैफिक के मसाइल तायात हल हो जाते हैं। इसी तरह सफाई सुथराई के मसाइल हैं, इसी तरह आपके स्कूलों के मसाइल हैं। तहसील टेक्सला में पिछले 20 सालों में एक भी स्कूल नहीं बना, कॉलेज तो छोड़ ही दें, यूनिवर्सिटी की तो बात ही ना करें। तो ये वो चीज़ें मसाइल हैं हमारे शहर के, जिनको इंशाल्लाह हमने अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, अवाम ने हम पे एतमाद किया, तो इंशाल्लाह इन मसाइल को हम हल करने की कोशिश करेंगे और अरबाब इख्तियार से। जी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आखिर में PP19 और NA 63 के अवाम के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? तमाम अवाम नास से ये मुतालबा करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ और ये मशवरा देता हूँ कि जब भी आपके पास बैलेट पेपर आए, आपने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए अपनी पसंद नापसंद धड़ा बरादरी को छोड़ के आपने देखना है कि मेरिट पे कौन सा उम्मीदवार पूरा होता है, किस उम्मीदवार ने पिछले 5 साल अवाम में रह के अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा की है और कौन सा उम्मीदवार इन तमाम उम्मीदवारों में से बेहतर है। आपने मामू, चाचू, बड़े भाई और किसी की बात पे नहीं सोचना, आपने दिल की आवाज़ और ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मेरिट पे वोट देना है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जनाब सैयद हैदर शाह साहब, जिन्होंने गुफ्तगू की और मसाइल अवामुन्नास के मसाइल हल करने के लिए अपने प्लान्स बताए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।